Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, how are you? Hope you all will be very fine, and we want to start our lecture with the very beautiful dua of the Holy Prophet, Rabbi Zidni Ilma. And my dear students, you know very well we have started chapter 13, and in the last lecture we finished respiration in what fishes. And today we want to discuss respiration in another very interesting group of organisms known as what? Amphibians. Amphibians क्या होते हैं? Anybody can tell me? Oh yes, organism that can live at the junction of water and land. They are called as amphibians. आइए हम इन्हीं amphibians की respiration को डिटेल से डिस्कस करते हैं. Yes my dear students, आप लोगों के लिए मैं अगेन एक बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं कि हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया था. अगर आपको याद हो तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइसेस. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम पाइसेस को फिशेस बोलते हैं, राइट? और उसके बाद जो मेरा सेकंड ग्रुप है हम उसे नाम कह देते हैं एम्फीबियंस. राइट? अब इस एम्फीबियंस में 3 एग्जाम्पल्स आप बड़ी आसानी से कोट कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फ्रॉग्स, अदर वन आर कॉल्ड एज टोड्स, एंड लास्ट वन are called as salamanders. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे एम्फीबियंस के. देन जो आपके पास नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेप्टाइल्स. एंड द क्लास इज कॉल्ड एज रेप्टिलिया, represented by crocodiles and for example snakes, and usually we call them as what? Crawlers. हम उन्हें crawlers के नाम से जानते हैं. Then another very famous group, and that very group is known as aves. और you know very well कि हम aves को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? Birds, aves. And last but not the least, they are called as mammals. लास्ट टाइम हम लोगों ने पाइसेस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से और कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास को हमने ये डिस्कस कर लिया था, और आज हम ये वाली क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, मीन्स एम्फीबियंस. तो ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स एम्फीबियंस हैं, जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को कि इसमें हम फ्रॉग्स और टोड्स और सैलमेंडर्स की बातें करते हैं. तो इसके अंदर हम देखेंगे किसको? रेस्पिरेशन. इन ऑर्गेनिज्म में जो बातें आपको नोट करनी है वो क्या है? नंबर 1 कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स live at the junction of land and water. वो लोग जो एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हैं उनका मानना ये है कि बेसिकली इन लोगों ने पानी को छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो फीचर रैप करना शुरू किए that were useful to inhale and exhale in land. Right? So these organisms, they can live successfully, they can respire successfully not only on the land but also in the water. Rather, not only in the water but also on the land. ठीक है? अब हमें देखना ये है कि वो वाले 5 फीचर्स जो किसी सरफेस को रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज दे सकते थे, बहुत क्विकली आप लोगों ने वो अपने माइंड में रिकॉल करें कि व्हाट वर द 5 properties of respiratory surface or respiratory surface. Both are valid terminologies. Rather, respiratory is more
वैलिड टर्म, राइट। सो वो 5 प्रॉपर्टीज माइंड में रखें, और इन प्रॉपर्टीज को अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मुझे ये एम्फीबियन में मीन्स फ्रॉग में कितनी जगह नजर आती हैं, तो आंसर इस 3 जगहों पे। 3 जगहों पे मुझे रेस्पिरेटरी लाइनिंग या सरफेस नजर आती है, किसमें? फ्रॉग में। नंबर वन इज इन ब्यूकोफ्रंजियल रीजन, इन ब्यूकोफेरेंजियल रीजन। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ब्यूकोफेरेंजियल रीजन, इसका मतलब ये है कि जाहिर है इसमें इन्वॉल्व है बगल कैविटी, और इसमें दूसरी चीज कौन सी इन्वॉल्व है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर 2 इज lungs, and number 3 is skin, right? वो वाली रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं उससे हम लोग क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, लास्ट लेक्चर याद करें मैंने क्या बोला था कि जिसमें स्किन इन्वॉल्व होगी उसे हम नाम देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके स्पेल बड़े इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इसको माइंड में रखना है। सो 3 जगहों पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है इन केस ऑफ एम्फीबियंस, बट व्हाई? सवाल यह हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? लंग्स। एंड लंग्स आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ माय बॉडी इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गन इज वेरी वेरी एफिशिएंट। भाई लंग्स तो हमने लिखा कि हमारे इस फ्रॉग में भी हैं, यू कैन सी ओवर हियर। अगर इनके लंग्स, इनकी बॉडी में सॉरी अगर लंग्स प्रेजेंट हैं तो फिर स्किन रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है, और मेरी बगल कैविटी रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है? राइट, फ्रॉग की बगल कैविटी रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है? तो आए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इमेज को देखते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फ्रॉग को डायसेक्ट किया, और डायसेक्ट करने के बाद हमने उनके लंग्स को इन्फ्लेट किया, और इन्फ्लेट करने के बाद हमने उसकी डायग्राम तस्वीर खींची है। लुक एट दिस इमेज, वंडरफुल इमेज। इस सबको क्या नजर आ रहा है कि इनके लंग्स दे आर नॉट दैट मल्टीसेलुलर बट दे आर जस्ट लाइक अ बैलून। अब आप इमेजिन ये करें कि एक बैलून की वॉल में कितने सेल हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर बैलून की लाइनिंग में कितनी ब्लड कैपिलरीज हो सकती हैं, राइट? अगर आपको लास्ट टाइम जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी थी, अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट याद हो तो हम चलते हैं एक ड्राइंग की तरफ प्रीवियस बोर्ड पे। लुक एट दिस। अगर ये मेरे पास एक लंग्स है माय डियर स्टूडेंट, ये वाला लंग्स है, दिस इज अ लंग्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर लंग्स के एरिया को देखूं तो इट इज वेरी स्कार्स, ये बहुत कम। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर पार्टीशंस लगा दूं इस तरह वाली, ऐसी ऐसी ऐसी, राइट, या ये समझ लें कि मैंने इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को मैंने इस तरह की फोल्ड्स में थ्रो कर दिया है, ऐसे ऐसे। तो ज़ाहिर जब मैं इसको ज़्यादा फोल्ड कर दूंगा तो इसका जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो क्या करेगा? ज़्यादा हो जाएगा। और सेम इज द केस, अगर मैं इस सब से भी इसको फोल्ड कर दूं तो इस सब का रेस्पिरेटरी एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा केस हमारे फ्रॉग में नहीं है। फ्रॉग की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, ऐसे। देयर इज नो पार्टीशन, नो मोर डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज जस्ट अ सैक, एंड दिस पर्टिकुलर सैक इज प्रोवाइडेड विद व्हाट? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास बहुत कम है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाले लंग्स हमारी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होने के बावजूद इस पर्टिकुलर हाईली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। एक तो मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद हम दोबारा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं एक और इमेज। नाउ लुक एट दिस इमेज। दिस इमेज इज शोइंग
व्हाट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि देयर आर 2 एट्रिया, हमारे पास 2 एट्रिया हैं और इसके अंदर जो वेंट्रिकल है ये एक है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि इस तरह से जब 2 एट्रिया 2 डिफरेंट किस्म के ब्लड को एक ही ब्लड में पंप, एक ही चेंबर में पंप करते हैं, जो सब वेंट्रिकल बोल रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है कि 2 टाइप का ब्लड मिक्स हो जाता है। इट इज अनदर फ्लॉ इन द एनाटॉमी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट। यानी कि पहली बात है कि जो ब्लड है वो पूरी तरह सैचुरेट नहीं हो रहा, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो ब्लड है वो हार्ट में आके मिक्स हो रहा है। इस तरह से उनकी जो पल्मोनरी और वेस्कुलर एक्टिविटी है वो क्या हो गई, लो लेवल पे चली गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन 2 वजूहात की बिना पे अल्लाह ने क्या किया, उनको कैसे कॉम्पनसेट किया, उनको रेस्पायर करने के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन दे दिए, राइट। और यू नो वेरी वेल कि हम वापस चलते हैं प्रीवियस बोर्ड पे, तो हमने क्या देखा था माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास अब 3 किस्म के ऑर्गन होंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज बकल कैविटी, अदर वन इज कॉल्ड एज लंग्स एंड लास्ट इज कॉल्ड एज स्किन। तो इन 3 चीजों से अब फ्रॉग सांस ले रहे हैं। क्यों एब्नॉर्मैलिटी आई, उनके लंग्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और नंबर 2 उनका जो 2 किस्म का ब्लड है वो जाके हमारे वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है। इस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 जगहों से सांस लेने की सलाहियत दे दी। बट दे आर वेरी एक्टिव, दे कैन डू एनीथिंग लाइक यू, despite of the fact they don't have that much efficient lungs as you have got, but they are living very efficiently. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये कि इन पर्टिकुलर चीजों में सांस कैसे कैसे लिया जा सकता है। So let's move to the next half of the word. Look at this. अब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें। इस वीडियो में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस ऑर्गेनिज्म के आपको नजर आ रही है नॉस्ट्रल्स। जैसे आप लोगों का नोज है वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म के नॉस्ट्रल्स है। लुक एट दिस, हाउ क्विकली दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देमसेल्फ। कितनी तेजी से ये खुल रहे हैं और कितनी तेजी से ये बंद हो रहे हैं, राइट। और इस प्रोसेस के दौरान में जरा आप बकल कैविटी को देखें इस पर्टिकुलर फ्रॉग की, तो नीचे वाली साइड से ये बहुत तेजी से अप एंड डाउन भी मूव करे, राइट। ये एक उसका क्या है, रेस्पिरेटरी अपरेटस है। इस रेस्पिरेटरी अपरेटस की जो लाइनिंग है इट इज लाइंड विद ऑफ कोर्स वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, प्लस ये एक उसका वो वाला चेंबर के तौर पे काम करे जैसे कि हमारा नेजल चेंबर है, यूं समझ लें। और इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन में 3 फेजेस इन्वॉल्व हैं, राइट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी से आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स को यूज करना पड़ेगा। और फिजिक्स में आप लोगों ने क्या यूज किया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये पढ़ा था आप लोगों ने, आप इसे वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं। मीन टू से कि अगर आप लोगों के पास ये एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और एक मेरे पास ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो जाहिर है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसका जो एरिया है इट इज डेफिनेटली लेसर, एरिया इसका कम है। किस ट्रायंगल की निस्बत? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का जो एरिया है ये डेफिनेटली क्या है, ज्यादा, राइट। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द बकल कैविटी, राइट। जब एरिया ज्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जब एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यही वाला फिनोमेना इस्तेमाल कर रही है फ्रॉग की बकल कैविटी। किस पर्पस के लिए? गैस को इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए। मीन टू से कि जब ये वाला फ्रॉग अपनी नेजल कैविटी में अपने नॉस्ट्रिल्स में से गैस को अंदर लेके आना चाहता है तो ये वाला प्रोसेस होता है। ये है उसकी समझ लें एक किस्म की इनहेलेशन। ये कैसे, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया की, इट इज नॉट इनहेलेशन, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में एयर कैसे जाएगी। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज टू सक द एयर। ये ऑर्गेनिज्म इसको सक करेगा। सक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर है इसे इस पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल को ओपन करना पड़ेगा। लिखते हैं इसके बारे में
कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स दे आर ओपन, नॉस्ट्रल्स आर ओपन। दूसरी बात मेरे पास क्या है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर फ्लोर को, जो बगल कैविटी का फ्लोर है, आई हैव टू लोअर इट डाउन, नीचे करना पड़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ को मूव कर जाता है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ। एंड दीज टू थिंग्स दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द एरिया और वॉल्यूम ऑफ द बकल कैविटी, सो एयर विल बी टेकन इन। अब ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन। टेक्निकली दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन बिकॉज इस पर्टिकुलर फेज में हम सिर्फ एयर को अंदर लेके आए हैं, लेकिन इस वाले केस में ये लंग्स उसके लंग्स, ये वाली एयर उसके लंग्स में नहीं गई। हम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इस वाले केस में जो एयर है वो सिर्फ उसकी बकल कैविटी में आई है, अभी लंग्स में नहीं गई, राइट। अब नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर 2 पे, ये पहला पॉइंट था, राइट। हम नंबर 2 पे स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हम लोग अब अपने लंग्स के ओपनिंग को, ओपनिंग ऑफ द लंग्स, ओपनिंग ऑफ द लंग्स, इसको क्या कर लेंगे, ओपन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉस्ट्रल, तो नॉस्ट्रल्स दे आर स्टिल क्लोज, नॉस्ट्रल के स्टूडेंट्स अभी भी क्लोज्ड हैं। अब हमने करना क्या है, अब हम लोगों ने एक्चुअल इंस्पिरेशन करनी है। जब मैं एक्चुअल इंस्पिरेशन की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग प्रॉपरली लंग्स के अंदर लेकर जा रहे हैं किसको, ऑक्सीजन रिच एयर को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर है मुझे इस पर्टिकुलर कैविटी के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है, इस पॉइंट पे मैंने अब इसको क्लोज कर दिया, क्लोज, इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट्स क्या, क्लोज, नॉस्ट्रल इज क्लोज नाउ। और अब मैं इस पर्टिकुलर कैविटी को अपवर्ड मूव करूंगा और मैं इस ओपनिंग को खोल लूंगा। अब ये जो मेरे पास ओपनिंग है हमारे स्टूडेंट्स, किससे अटैच है, ये अटैच है इसके लंग्स से, राइट। तो क्या होगा कि जब ये वाली बगल कैविटी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये नॉस्ट्रल क्लोज होगा, तो एयर हैज ओनली वन डायरेक्शन टू मूव एंड दैट इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। जब एयर इस पर्टिकुलर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो लंग्स विल बिकम इन्फ्लेटेड, तो उस वक्त लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेट हो जाएंगे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनहेलेशन। सो एक्चुअल इंस्पिरेशन में लंग्स दे विल बी इन्फ्लेटेड, उनको हम क्या करेंगे, फुला लेंगे, राइट। नॉस्ट्रल इज स्टिल क्लोज्ड एंड ओपनिंग ऑफ द लंग इज ओपन, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर 3 फेज में गैसियस एक्सचेंज करेंगे। जाहिर है इस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड था हमारे पास, इट विल लूज व्हाट, CO2, ये CO2 को लूज कर देगा एंड दिस पर्टिकुलर ब्लड विल गेन O2, O2 ब्लड को मिल जाएगी, CO2 ब्लड में से निकल के दोबारा पल्मोनरी कैविटी में आ जाएगी। अब बात क्या है कि हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हमें रिवर्स प्रोसेस ही ऑपरेट करना पड़ेगा, मीन टू से क्या वो मुझे दोबारा से एक्सपायरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 आई हैव टू क्लोज अ नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल मेरा क्लोज रहना चाहिए, नॉस्ट्रल को क्लोज रखूंगा, एक बात। दूसरी बात कि मैं दोबारा से फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को क्या करूंगा, लोअर करूंगा स्टूडेंट इस दफा। और अब एयर क्या करेगी, सक होगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, बकल कैविटी का कम हो गया। सो एयर विल बी सक्ड फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स में से सक होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एस्पायरेशन की लास्ट फेज, क्योंकि इस केस में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये भी हमारी एस्पायरेशन कहला रही है। और इस एस्पिरेशन के दौरान में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लंग्स की ओपनिंग को क्लोज कर लेंगे, लंग्स की ओपनिंग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कि हम अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को रेज करेंगे, और जब बकल कैविटी का फ्लोर रेज होगा
तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द एयर, और अब हम खोल देंगे किसको, नॉस्ट्रल्स को। सो नॉस्ट्रल्स विल बी ओपन, राइट। आए हम इन सारी बात को दोबारा डायग्राम बना के देखते हैं। लुक एट दिस, ये मेरे पास वही ट्रायंगल थी जो कनेक्टेड थी किसके साथ, मेरे लंग्स के साथ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास वो ट्रायंगल है जो मेरे लंग्स से अटैच। पहली बात मैंने क्या करनी है कि जो एयर, जो CO2 यहाँ पे जमा हो गई है, उस CO2 को मैंने खींचना है। जब मैं खींच रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, जब मैं इस पर्टिकुलर एयर को इस तरफ को खींच रहा हूँ इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आई हैव टू लोअर, मुझे ये बगल कैविटी के फ्लोर को लोअर करना पड़ेगा। अगले फेज में जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, मीन एस्पिरेशन की रिवर्स फेज, इस वाले फेज में अब मुझे ये वाला ओपनिंग क्लोज कर देनी है और मुझे ये वाली ओपनिंग खोल देनी है, दैट इज कनेक्टेड टू द नॉस्ट्रल्स। ये नॉस्ट्रल्स से कनेक्टेड थी, समवेयर इज नॉस्ट्रल। मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर फ्लोर को अब इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा। जाहिर जब ये बगल कैविटी का फ्लोर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये CO2 रिच एयर इट विल मूव आउट, राइट। तो ये है वो प्रोसेस कि जिसके जरिए से फ्रॉग 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एयर को अंदर लेके जाते हैं अपने लंग्स में। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। नंबर 1 पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन है। पहले वाले केस में मैंने बगल कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि ऑक्सीजन रिच एयर बगल कैविटी के अंदर आ सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ओपन द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स ओपन करेगा, आई नहीं, फ्रॉग विल ओपन द नॉस्ट्रल्स एंड देन इट विल क्लोज द ओपनिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। इट विल लोअर द फ्लोर ऑफ बगल कैविटी, बगल कैविटी का फ्लोर नीचे जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर विल बी सक्ड इन। ये एस्पिरेशन की पहली फेज है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेंगे। नॉस्ट्रल्स को बंद करने के बाद अब हम दोबारा से फ्लोर ऑफ बगल कैविटी को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जाहिर है उसके रिजल्ट में जो एरिया है वो या वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा एंड एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स बिकॉज कैविटी ओपनिंग ऑफ द लंग इज ओपन नाउ। अब थर्ड फेज होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। अगले बात है फोर्थ फेज। अब हमने इस CO2 रिच एयर को बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकल सकती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ बगल कैविटी। तो बगल कैविटी क्या करेगी, अपने आप को लोअर करेगी, अपना प्रेशर कम करेगी। सो जो एयर हमारे लंग्स में थे बी सक्ड इन, लंग्स में से CO2 रिच एयर अब बगल कैविटी में आ जाएगी। अब आखिरी फेज है कि हमने इस पर्टिकुलर बगल कैविटी में से CO2 को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बगल कैविटी के फ्लोर को ऊपर करना पड़ेगा, नॉस्ट्रल्स को ओपन करना पड़ेगा और उस रिजल्ट में CO2 विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है वो 4 फेजेस, इसके तरीके से ये वाले फ्रॉग्स अपनी बगल कैविटी और ब्यूकोफ्रेंजियल रीजन में से क्या कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। अब अगर स्किन की बात की जाए तो यू नो वेरी वेल कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है ये इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, ये हमेशा से कैसी रहती है, गीली रहती है। और इस पर्टिकुलर गीलेपन की जो वजह है यू नो वेरी वेल के प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स है। इन म्यूकस ग्लैंड्स की वजह से इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट और स्लिपरी रहती है। प्लस यू नो वेरी वेल कि देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे जो ब्लड है वो हमेशा फ्लो होता रहता है। और इसके अलावा थर्ड माय डियर स्टूडेंट्स कि देयर इज अ वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं। और डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेडियंट, हमारे पास ग्रेडियंट है। और ये सारी की सारी चीजें मिल मिला के इस पर्टिकुलर ऑर्गन को जैसे हम स्किन बोलते हैं क्या बना रहे, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ यू कैन से जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू स्किन हो सकती है, पर्टिकुलरली व्हेन दैट वेरी ऑर्गेनिज्म इज इनसाइड वाटर, राइट। अब हमने एक बात थोड़ी सी बुक से अलावा भी आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि क्या इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई ऐसा मेंबर भी है जो अभी भी गिल से सांस ले रहा है, तो आंसर इज यस, राइट। अगर आप लोग एक ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट। न्यूट इज एन एम्फीबियन, राइट। इस एम्फीबियन को आप देखिए तो इट हैज गॉट एक्सटर्नल गिल्स, इसके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर
और पेरेंट्स ऑफ गिल्स, राइट, ये वो फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे जो फिशेस थी वो इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म से होती हुई एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ओवरऑल एम्फीबियंस की बात करूं तो उनके अंदर हमें एक्सटर्नल गिल से सांस लेने वाले ऑर्गेनिज्म भी नजर आते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने बहुत ब्रीफली सिर्फ एक लाइन में आपको ये बात बताई है, राइट। सो दीज आर द, यू कैन से के वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ व्हाट एम्फीबियंस। अब हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अगेन हमेशा बोलता हूँ अपने इर्द गिर्द में खुशियाँ बांटिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस टू यू, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह।